जी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड क्लियर है? नाजिश, शम्मा परवीन और शान खातून, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर हैं, ताकि हम लोग क्लास को जो है वो शुरू कर सकें। नाजिश कह रही सब चाहिए, ठीक है। एक बार मुझे बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, फिर उसके बारे में जो है वो हम लोग आगे की कार्रवाई को शुरू करेंगे। एक बार बता दीजिएगा आप प्लीज। कसीदे की तारीफ पड़ी थी, अब आगाज शुरू होगा। ठीक है, चलिए। तो बताइए, हम लोगों ने उर्दू का पहला कसीदे का दौर किसे माना है? हमने उर्दू का पहले या पहला कसीदे का दौर किसे माना है, यानी किस दौर को माना है, किस दौर को माना है? तो याद रखना, उर्दू का पहला कसीदे का दौर कुतुब कुतुब शाही दौर को माना है। कुतुब शाही दौर को माना है, क्योंकि उर्दू में पहला कसीदा गो उर्दू में पहला कसीदा गो हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह को मानते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को जो है वो मानते हैं, जिसने 12 कसीदे लिखे हैं या 12 कसाइद लिखे हैं। ठीक, और यहीं पर लिख लेना कि इसे 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। और यहीं पर यह लिख लेना कि सबसे ज्यादा तखल्लुस किसने इस्तेमाल किए हैं? सबसे ज्यादा तखल्लुस मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पेश किए हैं या इस्तेमाल किए हैं। कोई बच्चा बता सकता है कितने किए हैं? कितने किए हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कसीदों की तादाद को तखल्लुस की तादाद कितनी है? हाँ बिल्कुल, वकील अंसारी ने सही जवाब दिया है। आंसर हो जाएगा 17। ठीक, एक दिन मैं आपको जब पूरे कुतुब शाह पढ़ाऊंगा तब पूरे 17 के 17 तखल्लुस लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए। ये तो हुआ। अगर मान के चलिए ऑप्शन में पूछा गया उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है, और ऑप्शन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ना हो, तब आप क्या लगाएंगे? जैसे हमने दर्द पढ़ा था, अगर तसव्वुफ का शायद दर्द ना हो तो ऑप्शन में हम लोग असगर को लगाते थे। तो इसीलिए अगर ऑप्शन में आपको कुली कुतुब शाह ना मिले और आपको मिले गव्वासी, ठीक, तो गव्वासी को लगा देना। इसने जो है वो तकरीबन 35 कसीदे लिखे हैं, गव्वासी। ठीक है, तो उर्दू का पहला कसीदा को कौन है? गव्वासी। और यहीं पर एक सवाल और पूछता है कि उर्दू का पहला बाकायदा उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो कौन है? उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो कौन है? तब आंसर हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा। बाकायदा का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि शुरुआत कर दी और जो है उसके लिए कुछ काम नहीं किया, शुरुआत भी की और उसके लिए जो है वो क्या किया, काम भी किया। उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है? मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा। यहीं पर पूछ लिया जाता है कसीदे में सोदा के बाद किसको शोहरत हासिल हुई या शोहरत मिली? तो आंसर हो जाएगा शेख
इब्राहिम ज़ौक़ को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। ठीक, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा उर्दू में हिजो कसीदे का बानी किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? उर्दू में हिजो कहते हैं बुराई को या मजम्मत को। उर्दू में हिजो कसीदे का बानी किसको माना जाता है, या जिसकी हम लोग मजम्मत करते हैं उसे किसे माना जाता है? तो याद रख लेना सौदा। और ध्यान रखना एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है कि जब कसीदा निगार सौदा को हिजो कहने की जरूरत पड़ती तो वो अपने एक गुलाम को बुलाते थे आवाज देकर। ठीक, गुलाम। तो गुलाम का नाम भी क्या है? अहम है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। बताइए कोई बच्चा, उस गुलाम का क्या नाम था? बिल्कुल, नाजिया, जूली और शाया खातून सबने सही आंसर दिया है गुंचा। ठीक है, एक बार की बात है कि मीर तकी मीर ने सौदा को जाहिल कहा। क्या कहा? जाहिल कहा। तो जब ये बात सौदा को पता चली तो सौदा ने कहा, अरे गुंचे जरा मेरी कलम तो लाना। तो गुंचा जब कलम लाया तो उन्होंने जो है वो एक शेर उनकी हिजो में कहा, या उसका रिप्लाई इस तरह का से दिया, और वो ये था, ना पढ़ियो ना पढ़नो ना पढ़ना ये गजल, ना पढ़ना ये गजल सौदा को मीर के आगे। ना पढ़ना ये गजल सौदा को मीर के आगे, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो ये अंदाज क्या जाने, वो ये अंदाज क्या जाने। न पढ़ना ये गजल सौदा को मीर के आगे, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो ये अंदाज क्या जाने। कोई बता सकता है आप में से कि इस शेर में कवायद के लिहाज से या कवायद के लिहाज से क्या चीज पेश की गई है? कवायद के लिहाज से इस शेर में क्या चीज पेश की गई है? न पढ़ना ये गजल सौदा को मीर के आगे, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो ये अंदाज क्या जाने। कवायद के लिहाज से बताना। चलो, दूसरी लाइन में है, पहली लाइन को खत्म कर देता हूं मैं। दूसरी लाइन में ढूंढिए, वो इन तर्जों से क्या वाकिफ, वो ये अंदाज क्या जाने। चलो, ये वो हर्फ है, बस इसमें कवायद छुपी हुई है। अब इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। इशारा, हाँ तो इशारा है, ये तो बताओ किस में इशारा है? इशारा तो है, किस में इशारा है? शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं जमीर। जिसे हम लोग कहते हैं जमीर, सिफत कहाँ से आ जाएगी? जमीर आएगा इसमें। जमीर कहते हैं सर्वनाम को, यानी कि प्रोनाउन को। तो ये वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलिए फिर कोई बात नहीं।
नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि उर्दू शायरी का अहद ज़री किस सदी को कहा जाता है? उर्दू शायरी का अहद ज़री किस सदी को कहा जाता है? बताइए, उर्दू शायरी का अहद ज़री किस सदी को कहा जाता है? तो याद रख लेना, आंसर हो जाएगा 18वीं सदी। उर्दू शायरी का अहद ज़री किसको कहा जाता है? 18वीं सदी को कहा जाता है, क्योंकि 18वीं सदी में ही हमारे पास कौन कौन हुए हैं? मीर, गालिब, ज़ोक, सौदा, ये सारे 18वीं सदी के क्या हैं? शायर हैं, सारे के सारे ही। सबकी पैदाइश आप देख लीजिएगा 1700 में हुई है, ठीक है। जैसे मीर की आपको पता है 1720 और वफात 1810, गालिब की 1797 और वफात कब हुई है? 1869 में। इसके बाद हम बात करें सौदा की, 1712 या 1713 में जो है उसको क्या किया गया, माना गया है इनकी वफात के बारे में, वो पैदाइश के बारे में, और वफात में 1781। कोई बच्चा ज़ोक की बता सकता है, ज़ोक की कब हुई है? अगर नहीं पता तो लिख लेना, 1854, 1854 और 1789। 1789, सॉरी उल्टा हो गया, 1789 में पैदाइश हुई है और 1854 में वफात हुई है, उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है। हाँ, 1789 से 1854। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं? 18वीं सदी के शायर हैं, और इसीलिए कसीदे का या उर्दू में कसीदे का बाकायदा आगाज 18वीं सदी में ही होता है, 18वीं सदी में ही होता है, जिसमें ज़ौक, गालिब, सौदा और मोमिन, मीर और भी दिगेर लोगों ने क्या कहे हैं? अपने कसीदा कहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको और भी पढ़ना है, जैसे कायम चांदपुरी ने भी जो है वो बहुत अच्छे से कसीदे लिखे हैं और अपने उस्ताद की क्या की है? मजम्मत भी की है। इसके बाद मीर हसन भी हैं, इसके बाद गुलाम हमदानी मुसाफी भी हैं, जिन्होंने किसको नक्काश अव्वल कहा है? नक्काश अव्वल किसको कहा है? नक्काश अव्वल किसको कहा है? बिल्कुल, मुसाफी ने नक्काश अव्वल सौदा को ही कहा है, ठीक है। इसके अलावा इंशा है, इंशाअल्लाह का इंशा है, इन्होंने भी जो है वो क्या लिखे? काफी कसीदे लिखे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आज की जो क्लास है वो सौदा पे शुरू होनी थी, क्योंकि सौदा को ही हम लोग उर्दू कसीदे का क्या कहते हैं? बानी कहते हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों को कुछ अहम कसीदे जो है वो लिखवाऊंगा, जो एग्जाम में जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो है वो अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, वो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे पहले हम लोग लिखते हैं, सौदा का ही लिखते हैं, ठीक। हुआ जब सौदा, कसीदे के कोई नाम नहीं होते हैं, या तो किसी की मदाह में कहते हैं, या जो उसका पहला अशार होता है उसे ही हम लोग उसका मान लेते हैं। हुआ जब कुफ्र साबित, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, तमगाए मुसलमानी, ये सौदा का है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। इसके बाद नेक्स्ट है, सौदा का ही है,
اٹھ گیا بہمنے ودا کا چمستان سے عمل. اٹھ گیا بہمن ودا کا چمستان سے عمل یا چمنستان سے عمل. پہلا شعر ہوتا ہے اسی کو یہ اس کا قصیدے کا نام دے دیتے ہیں. اٹھ گیا بہمن ودا کا چمستان سے عمل. اس کے بعد جو گنچا آسمان نے مجھے بحر عرض حال. گنچا وہی ہے جو ان کا غلام تھا. جو گنچا آسمان نے مجھے بحر عرض حال جو گنچا آسمان نے مجھے بحر عرض حال. یہ بھی کیا ہے؟ سودا کا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ. رکھے ہمیشہ تیری تیغ کا کار کفر تباہ. رکھے ہمیشہ تیری تیغ کہتے ہیں تلوار کو. رکھے ہمیشہ تیری تیغ کار کفر تباہ. رکھے ہمیشہ تیری تیغ کار کفر تباہ. یہ بھی کس کا ہے؟ سودا کا. اس کے بعد ایک اور لکھ لیجئے گا سودا کا ہی ہے. فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک. فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک. یہ بھی سودا کا ہی ہے. فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک. اس کے بعد ایک اور سودا کا ہے چرخ جب سے ابلک ایام پہ سوار. ہے چرخ جب سے ابلک ایام پہ سوار یا ایام پر سوار. اس کا دوسرا نام امپورٹنٹ ہے, ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے. اب دیکھو سوار کس کو ہوا جاتا ہے, آپ لوگ آئیڈیا خود لگا سکتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ سودا نے کبھی گھوڑے نہیں پالے ہیں اور نہ ہی انہیں گھوڑوں سے محبت تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی گھوڑے کے اوپر ایک قصیدہ کہا ہے جس کا نام ہے تضحیک روزگار. تو یہ تضحیک روزگار کا پہلا شعر ہے اور اسی لیے ہم لوگ اسے نام سے جانتے ہیں, ہے چرخ جب سے ابلک کے ایام پہ سوار. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور سودا کا ہے کیا ساقی نے مجھ کو کیا ساقی نے گو مجھ کو سیاہ مست. کیا ساقی نے گو مجھ کو سیاہ مست. یہ بھی کس کا ہے؟ سودا کا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے چہرہ مہرش ہے ایک سنبل مشک فام دو. لکھ لیجئے گا چہرہ مہروش ہے ایک سنبل مشک فام دو. سنبل مشک فام دو. چہرہ مہروش ہے ایک سنبل مشک فام دو. یہ بھی کیا ہے؟ سودا کا ہے. ویسے تو سودا کے قصیدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ٹھیک, کوئی 41 بتاتا ہے, کوئی 40 بتاتا ہے, لیکن یہ کچھ وہ ہے جو ایگزام کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور لکھ لیجئے گا اور سودا کا لاسٹ لکھ لیجئے گا. یار
फाम दो, अच्छा मैंने फादम लिख दिया ना, दाल नहीं है, फाम दो। इसके बाद यारो महताब, यारो महताब वो गुल, यारो महताब वो गुल, वो शमा बहम चारो एक, बहम चारो एक। यारो महताब वो गुलो वो शम्मो बहम चारो एक, ये भी सौदा कही है, और ये किसकी मदा में है? ये है हजरत अली की शान में। ठीक, ये क्या है? हजरत अली की शान में, और ऊपर वाला भी हजरत अली की शान में है, दोनों के दोनों ही हजरत अली की शान में। ठीक है, इसके बाद ये वाला मैंने आपको बता दिया, तजही के रोजगार, ये कसीदा है। ठीक है, ये जो कसीदा है। इसके बाद फजर होते जो आंख मेरी खुली, ये किसकी मदा में है? नवाब इमादुल मलिक, नवाब इमादुल मलिक की मदा में है। इसके बाद जो गुंचा वाला है, तीसरा शेर है, ये इमाम मेहदी की मदा में है, इमाम मेहदी की मदा में है। और हुआ जब कुफ्र साबित, जो पहला है वो हम्द है, वो हम्द कह सकते हैं, हम्द नहीं कहेंगे, नात कहेंगे, सॉरी, नबी की मदा में है ना, इस वजह से तो नात कहते हैं। ठीक है सर, समझा भी दीजिए सर, किस बात का समझाना बेटा? समझाना कैसा है ये बता दीजिए बस। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन बेटा जब हम लोग इनके शायर को पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और एग्जाम में जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है। ठीक है, जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही आपको बताना है। अगर आप यूजीसी नेट में जाएंगे तो वहां पे एक्सप्लेनेशन चल सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सौदा के बाद आता है ज़ौक, सौदा के बाद आता है ज़ौक। अब ज़ौक के कसीदे लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज़हे निशात, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़हे निशात अगर कीजिए, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ज़हे निशात उसे कीजिए तहरीर, ये ज़ौक का है। ज़ौक ने ज़्यादातर बहादुर शाह जफ़र की मदा में लिखे हैं, तो ये भी बहादुर शाह जफ़र की मदा में ही है। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। ठीक है, इसके बाद कलम जो कागज पे हुए नुक्ताए निगार, कलम जो कागज, कलम जो कागज पे हुए, कलम जो कागज पे हुए नुक्ताए निगार, नुक्ताए निगार, ये अकबर शाह सानी की मदा में है। कलम जो कागज पे हुए नुक्ताए निगार, जो अकबर शाह सानी की मदा में है। और अकबर शाह सानी ने ही ज़ौक को कौन सा खिताब दिया है? कलम जो कागज पे हुए नुक्ताए निगार। कोई बच्चा बता सकता है? इसके बाद दूसरा लिख लीजिएगा, नेक्स्ट, सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाई, सावन में दिया, सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाई। ठीक है, ये भी अकबर शाह सानी की मदा में ही है, बिल्कुल खाकानी हिंद का खिताब दिया है।
یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہی ہے. ساون میں دیا پھر میں سوال دکھائی، یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. اس کے بعد سودا کا ایک اور ہے، گردش میں ایسو چشم مست کے ہو دل میرا گر. لکھ لیجئے گا. نیکسٹ، گردش، گردش میں ایش، گردش میں ایش چشم مست کی، گردش میں ایشے عشق چشم مست کی ہو دل مراگر. ٹھیک، گردش میں ایش و چشم مست کی ہو دل میرا گھر. تو یہ کس کا ہے؟ ذوق کا. اور یہ بھی کس کی مداح میں ہے؟ اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. یہ بھی اکبر ساسانی کی مداح میں ہے. اس کے بعد ایک اور لکھ لیجئے گا ذوق کا، شب کو اپنے سر بستر خواب راحت، شب کو میں، شب کو میں اپنے، شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، خواب راحت. یہ بہادر شاہ کی مداح میں ہے یہ والا قصیدہ بھی جو ذوق کا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے، لاسٹ ہے، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے، آج کچھ، آج کچھ ایسی ہوائے، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے. دھیان رکھنا سودا کا یہ والا قصیدہ نامکمل ہے، سودا کا یہ والا جو ہے وہ نامکمل ہے. کچھ ایسی ہوا، کچھ، آج کچھ ایسی ہوائے عشق کی تاثیر ہے، یہ کس کا قصیدہ ہے؟ ذوق کا، جو نامکمل ہے یا کہہ سکتے ہیں ادھورا ہے. ٹھیک ہے، ادھورا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا غالب. بیٹا اس کا نہیں پتا کس کی مداح میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد غالب. غالب کو میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو بتایا تھا غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں، غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو آپ نے بتایا ہوگا سر 8. یہی لکھوایا تھا، جس میں سے 4 مکمل ہیں اور 4 نامکمل ہیں. تو جو مکمل ہے وہی ایگزام میں اکثر پوچھے جاتے ہیں اور وہ آپ لکھ لیجئے گا. ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، ہاں میں نو سنے ہیں، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام، ہاں میں نو سنے ہم اس کا نام. یہ کیا ہے؟ غالب کا قصیدہ ہے. اس کے بعد دہر جز جلوائے یکتائے معشوق نہیں، دہر جز جلوائے یکتائی، یکتائی معشوق نہیں، معشوق نہیں، دہر جز جلوائے یکتائی معشوق نہیں. اس کے بعد صبح دام دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ، صبح دم دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا. صبح دم دروازہ خاور کھلا. اس کے بعد چوتھا اور لاسٹ لکھ لیجئے گا، ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار، ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن بیکار، فیض چمن بیکار.
ٹھیک، یہ کس کے ہو گئے؟ غالب کے قصیدے ہو گئے، ایگزام میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا محسن کاکوروی، محسن کاکوروی، جن کو ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ نعتیہ قصیدہ گو مانتے ہیں، نعتیہ قصیدہ گو محسن کاکوروی کو، ٹھیک ہے۔ ان کا جو سب سے مشہور ہے وہ ہے سمت کاسی سے چلا، سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل، چلا جانب متھرا بادل، یہ مصحفی کا مصحفی کہہ رہا سوری محسن کاکوروی کا، اور یہ کس کی مدح میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے، اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ خیر المرسلین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا محسن کاکوروی کی پھر بہار آئی کہ ہونے لگی صحرائے گلشن، پھر بہار آئی، پھر بہار آئی کہ ہونے لگے صحرائے گلشن، پھر بہار آئی کہ ہونے لگے صحرائے گلشن، یہ بھی محسن کاکوروی کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے محسن کاکوروی کا ہی، لا الہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، لا اللہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، یہ بھی کیا ہے؟ قصیدہ کا ہے، ٹھیک۔ لا اللہ الحمد شب غم نے اٹھایا بستر، یہ بھی کس کا ہے؟ محسن کاکوروی کا ہی قصیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منیر شکوہ آبادی، منیر شکوہ آبادی، ان کے قصیدے لکھ لیجیے گا منیر شکوہ آبادی کے، گزری شب سیاہی تجلی ہے نور کا، گزری شب سیاہ، گزری شب سیاہ، گزری شب سیاہ تجلی ہے نور کا، تجلی ہے نور کا، گزری شب، بیٹا وہ جب میں انہیں انڈیویجول پڑھاؤں گا، انفرادی طور پہ پڑھاؤں گا تب بتاؤں گا، ابھی صرف جو اہم ہے وہ لکھوا رہا ہوں۔ گزری شب سیاہ تجلی ہے نور کا، یہ منیر شکوہ آبادی کا ہے۔ اس کے بعد رخ اسباب سے ظاہر ہوا ہے بغض پنہائی، رخ اسباب سے ظاہر، رخ اسباب سے ظاہر، رخ اسباب سے ظاہر ہوا ہے بغض پہنائی، بغض پہنائی، یہ بھی کیا ہے؟ منیر شکوہ آبادی کا شعر ہے یا قصیدہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد مصحفی کے لکھ لیجیے گا، اس کے بعد مصحفی کے لکھ لیجیے گا، مصحفی، ٹھیک، لکھ لیجیے گا جب سے سرطان میں ہوا تیرا عظیم کا عمل، جب سے سرطان میں ہوا تیرا نہیں ہے، نیر ہے بیٹا، نیر اعظم کا عمل، ٹھیک، جب سے سرطان میں ہوا نیر اعظم کا عمل،
یہ کیا ہے؟ مصحفی نے لکھا۔ اس کے بعد دوسرا لکھ لیجئے گا، گرمی سے مستفیض ہوا، گرمی سے مستفیض ہوا، گرمی سے مستفیض ہوا عکس، گرمی سے مستفیض ہوا عکس آور آب، آور آب، گرمی سے مستفیض ہوا عکس آور آب، یہ بھی کیا ہے؟ مصحفی کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجئے گا مصحفی کا ہی، بے شکا جنو، بے شکا جنو، بے شکا جنو ہے مرا گرا، مرا گریباں گیر، یہ بھی مصحفی کا ہے۔ بے شکا جنو ہے میرا گریباں گیر، یہ مصحفی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کے لکھ لیجئے گا، ایک دو گا میر تقی میر کے، ٹھیک ہے۔ جیسے رات کو مطلق نہ تھی یاجی کو تاب، رات کو مطلق نہ تھی، رات کو مطلق نہ تھی یاجی کو تاب، یاجی کو تاب، یہ میر تقی میر کا قصیدہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا، خاک کے یا خاکائے کے، خاکائے کے جو، خاکائے کے جورو جفا، خاکے کے جورو جفا نے کیا ہے مجھ کو شکار، مجھ کو شکار، خاکائے کے جورو جفا نے کیا ہے مجھ کو شکار، یہ بھی میر تقی میر کا قصیدہ ہے، اور یہ کس کی مدح میں ہے؟ امام حسین کی مدح میں ہے۔ کیا ہے؟ امام حسین کی مدح میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور لکھ لیجئے گا میر تقی میر کا، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و عمد، جب سے خورشید، جب سے خورشید ہوا ہے، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و عمل، چمن افروز و عمل، جب سے خورشید ہوا ہے چمن افروز و عمل، یہ بھی کس کا قصیدہ ہے؟ میر کا ہے، جو کس کی مدح میں ہے؟ حضرت علی کی مدح میں ہے، حضرت علی کی مدح میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بتائیے کسی کو کوئی دقت، کوئی ڈاؤٹ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو؟ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا الطاف حسین حالی، الطاف حسین حالی، نیکسٹ لکھ لیجئے گا پناہ نہیں ہے یارو سب پر خلا ہوا، پناہ نہیں ہے، پناہ نہیں ہے یارو سب پر خلا ہوا، پناہ نہیں ہے یارو سب پر خلا ہوا، یہ کیا ہے؟ یہ قصیدہ ہے حالی نے، اور یہ حالی نے کس کی مدح میں کہا ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے سر سید احمد خان کی سوانح حالی نے کب لکھی؟ کب لکھی؟ ایئر بتانا ہے، نام تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، بالکل۔ ایک بچے نے صحیح جواب دیا، شہناز نے، ٹھیک ہے۔ کب؟ 1901 میں، حیات جاوید نام ہے۔ اس کے بعد میں سیام گیا
मैं सयाम गया और रोज ईद आया, और रोज ईद आया। मैं सयाम गया और रोज ईद आया। ठीक है, ये भी किसका है? अल्ताफ हुसैन हाली का है। और ये किस पर लिखा गया? ईद उल फितर पर लिखा गया है। मैं सयाम गया और रोज ईद आया। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, कसीदा हाली का ही है। मैं भी हूँ हुस्न ताब पर मगरूर, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ हुस्न, मैं भी हूँ हुस्न तबआ पर मगरूर। मैं भी हूँ हुस्न तब या हुस्न तबा पर मगरूर। ये क्या है? अल्ताफ हुसैन हाली का लिखा हुआ कसीदा है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी सौदा का एक शागिर्द हुआ है जिसने जो है वो अपने उस्ताद की मजम्मत की है, जिसका नाम है कायम चांदपुरी। उसके भी जो है वो कसीदे जो है वो क्या है, बड़े मशहूर हैं और बड़े मकबूल हैं। उसमें से एक आधा जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। चलिए लिख लीजिएगा, कायम चांदपुरी, कायम चांदपुरी। ये है, मैं क्या क्या था तेरा ए, मैं क्या क्या था, मैं क्या क्या था तेरा ए, मैं क्या क्या था तेरा ए, सफर गुंजे रफ्तार, सफर कच रफ्तार। ये कायम चांदपुरी का। इसके बाद नेक्स्ट है, सबाह ईद थी अज बसे फियोज चरखे अमूम, सबाह ईद थी या ईद था, सबाह ईद था अज बस फयूज चरखे अमूम, फयूज चरखे अमूम। ये कायम चांदपुरी का कसीदा। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा कायम चांदपुरी का, है निगाह दीद हक में तेरी, है निगाह, है निगाह दीदाए हक, है निगाह दीदाए हक, है निगाह दीदाए हक में तीरगी सब आया, हक में ये तीरगी सब आया, है निगाह दीदाए हक में ये तीरगी सब आया। ये कायम चांदपुरी का क्या है? कसीदा है। कभी कभी शाह हातिम, आपने वो नाम सुना होगा, उनका भी एक कसीदा जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछने जाता है, शाह हातिम का। तो वो लिख लीजिएगा, क्या बयान कीजिए नारंगी औज़ाए जहां। बस एक ही लिखवाना है इनका, क्या बयान कीजिए, क्या बयान कीजिए नारंगी औज़ाफ़े जहां। ये किसका है? ये शाह हातिम का है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बता दीजिए, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताइए। ठीक है, ओके। आज सैटरडे था, आज आपकी वैसे तो देखा जाए टेस्ट होना था, हाँ, लेकिन टेस्ट नहीं हो पाया, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों का
जो टेस्ट होगा, जो गज़ल टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, उसका टेस्ट जो है वो कल होगा। ठीक, संडे में टेस्ट होगा, सुबह 8 बजे से ही होगा, और टेस्ट की टाइमिंग वही है आप लोगों की, 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, लेकिन ड्यूरेशन आपको 1 घंटा ही मिलेगा। ठीक है, अब उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आपने 3-4 गजल गो ही कराए हैं। हाँ बेटा, 3-4 गजल गो ही कराए हैं। वो अभी जो है इस बैच में जो बच्चों की तादाद है वो एपी वालों की है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और उनकी एग्जाम की डेट तय है। तो पहले हम लोग एपी वालों का सिलेबस कवर कराएंगे, उसके बाद जो दूसरा बैच है या दूसरे बच्चे हैं उनकी। ठीक है, तो अभी एपी वालों पे ही फोकस है, इसीलिए पहले एपी, एपी का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। और फिर उसके बाद, क्योंकि अभी आपका जो डी ट्रिपल एस बी वाला है उसके पास अभी वक्त है, काफी वक्त है, तो सिलेबस जो है वो जो एपी वाला है उसे कवर करेंगे, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का अपना कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन एपी में और डी ट्रिपल एस बी के सिलेबस में 50% एक जैसे ही है। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए इस बात से कि आपका सिलेबस पूरा नहीं कराया जा रहा, बीच बीच में से टॉपिक छोड़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपी का 100%, डी ट्रिपल एस बी का 50% है। ठीक है, क्योंकि एपी का जो सिलेबस है वो बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो कल आपका टेस्ट होगा गजल का, जो जो मैंने आपको गजल में पढ़ाया है वहीं वहीं से जो है वो आपको इसमें सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, संडे है, इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि संडे में कोई क्लास नहीं है, इसलिए टेस्ट रखा है। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है, आपसे मेरी मुलाकात होगी अब मंडे में।